दुश्मन का काम है गुमराह करना और हमारा काम है गुमराह ना होना। दुश्मन आपको ये थोड़ा कहेगा कि आपका नेता अच्छा है, क्यों भाई? अगर ये कहेगा तो फिर आप उसको कहना कि फिर आप भी हमारे साथ ही आ जाओ। असलम भाई, हमारे सब साथी जब दिन रात मेहनत करेंगे, गांव-गांव में निकलेंगे और लोगों को समझाने का काम करेंगे, लोगों को बताने का काम करेंगे, लोगों को भाईचारा बनाने का काम करेंगे, तब बहुजन समाज में एकजुटता आएगी। कुछ गलतियों को जब हम माफ करना सीखेंगे, छोटी छोटी बातों को, विवाद को हम लोग घर में निपटाना सीखेंगे, तब जाके कुछ चीजें अच्छी बनेंगी। मासूम जयंती, उनको चक्रवर्ती क्यों कहा जाता? चारों दिशाओं में उनके राज के कारण, ये नहीं कि उन्होंने बहुत हत्याएं की, इस वजह से नहीं, उनके राज की जो विशेषताएं थी कि उसमें अंतिम व्यक्ति को अभी सम्मान होता था और उसको आगे बढ़ने का अवसर मिलता था, इसलिए चक्रवर्ती सम्राट उनको कहा जाता था। कि जब बाबू जगजीवन जिस भी मंत्रालय में थे, वो मंत्रालय कभी घाटे में नहीं गया, वो मंत्रालय हमेशा तरक्की करके गया और उस मंत्रालय से हजारों हजार लोगों को नौकरी मिलने का काम इन कमजोर वर्गों को हुआ। कैमरे लगा लगा के हमने ईवीएम की रखवाली की है। हमारे 50-50 आदमी उस वेयर हाउस के आसपास रहते थे। एक मिनट भी ऐसा नहीं होता था कि हमारे कैमरे से चीजें उधर हो जाए। हमने रखवाली क्यों की? क्योंकि हम जानते हैं अगर सरकार को मौका मिल जाता तो उनके लोग ईवीएम को टेम्परिंग करके उस वोट के परिणाम को बदल देते। ये सब हमारे सामने हो रहा है। नगीना सांसद चंद्रशेखर ने भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि वर्तमान सरकार में संविधान पर लगातार हमले हो रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि संविधान पर हमला करना देश के 140 करोड़ लोगों के साथ अन्याय करने जैसा है। खासतौर पर दलित समाज का अस्तित्व खतरे में है। चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली चुनौती देते हुए कहा कि बिजनौर में दोबारा चुनाव कराया जाए और पीएम मोदी को चुनाव लड़ाया जाए। उन्होंने कहा कि अगर वे उन्हें हरा नहीं सके तो वे अपना नाम बदल लेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी बिजनौर से चुनाव लड़ने की खुली चुनौती दे डाली। ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग चंद्रशेखर ने चुनावी प्रक्रिया पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि देश में अब ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर ईवीएम के माध्यम से जनता के साथ धोखा कर रही है। बहुजन समाज पर हो रहे हमले, सांसद ने दावा किया कि बहुजन समाज का अस्तित्व खत्म करने की साजिश रची जा रही है। ना तो उन्हें रोजगार मिल रहा है, न संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार योजनाबद्ध तरीके से बहुजन समाज को दबाने का काम कर रही है। ऐसे में बहुजन समाज को जागरूक करने के लिए पूरे प्रदेश में 18 मंडलों में कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसमें कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों को बताया जाएगा कि मौजूदा माहौल से कैसे निपटना है। उन्होंने भाजपा सरकार पर जनता को भटकाने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब भी बेरोजगारी, महंगाई और बढ़ती हिंसा पर बात होती है, सरकार हिंदू मुस्लिम मुद्दा सामने ले आती है। इससे असल मुद्दे दब जाते हैं और सरकार अपनी नाकामी छिपाने में सफल हो जाती है। यूपी में पत्रकारों की खुलेआम हत्याएं हो रही हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन सरकार को सिर्फ अपनी वाहवाही करने की पड़ी है। उन्होंने भर्ती प्रक्रियाओं में घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार सिर्फ दिखावे के लिए नौकरियां निकालती है, लेकिन उनमें भारी भ्रष्टाचार होता है। उनको कुछ भी इस तरह की बातें कह के आप गुमराह कर सकते हैं, लेकिन सच ये है कि दुश्मन का काम है हमें गुमराह करना और हमारा काम है गुमराह ना होना। दुश्मन आपको ये थोड़ा कहेगा कि आपका नेता अच्छा है, क्यों भाई? अगर ये कहेगा तो फिर आप उसको कहना कि फिर आप भी हमारे साथ ही आ जाओ। समझे नहीं समझे? मैं आपसे कह रहा था कि अत्याचार जिस पर चर्चा कर रहे थे, आज आप देखते होंगे एक तो बाढ़ सी आई उत्तर प्रदेश में कि घोड़ी पे जो बैठे हुए लोग थे उनको रोकने की बाढ़ सी आई। ये घटना शामली में भी घटी, ये मेरठ में भी घटी, ये बुलंदशहर में भी घटी और इधर भी मथुरा और आसपास भी घटनाएं बड़े पैमाने पे घटी। मैं समझता हूं दुश्मन बड़ा चालाक है, वो सोचता है कि अगर ये लोग इसी काम में लगे रहेंगे तो अपने मुख्य काम को नहीं कर पाएंगे। जैसे गांव में कहावत है ना, किसी का बच्चा समझदार होता है तो जो उससे नाराज रहते हैं वो उसको इधर उधर की बातों में लगाने का काम करते हैं, गलत रास्तों पर, जिससे कि वो अपनी पढ़ाई से ध्यान हटा लें। ये एक सोचा समझा खेल है, हमें समझदार बनना पड़ेगा। जब तक हम पे शक्ति नहीं आएगी हम अपने लोग क्या भला करें। देखो मैं अपनी बात करता हूं, अन्याय अत्याचार समय बदलेगा, ताकत आपके हाथ में होगी। मैं आपको गारंटी दे के कहता हूं, गारंटी क्या दे रहा हूं वो सुन लो। किसी गरीब की तरफ आंख उठाने से पहले भी, चाहे वो गुंडा हो, बदमाश हो, माफिया हो, 1000 बार सोचा करेगा कि चंद्रशेखर आ जाएगा। समझे नहीं समझे? समय बदलेगा। किसी को इतनी छूट नहीं होगी कि वो किसी की बेटी को, बेटे को, किसी गरीब परिवार को, किसान को
ये सरकार किसानों के जैसी होने की बात करती है। एक किसान भाई ने यहाँ आत्महत्या की चलते आपने देखा नहीं देखा इसी सरकार में। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि अन्य अत्याचार तब तक नहीं रुक सकता जब तक हम लोग, जब तक वो कुर्सी पे बैठे तब तक अन्य अत्याचार कैसे रुक जाएगा। पुलिस उनकी, एडमिनिस्ट्रेशन उनका, पटवारी, सेक्रेटरी, एसडीएम, डीएम सब उनके, कमिश्नर, सीईओ सब उनके, एसएसपी उनके। तो आप पे अत्याचार कैसे रुकेगा? आप पे तब रुकेगा जिस दिन इन अधिकारी को पता लग गया कि हमें ट्रांसफर, पोस्टिंग, सस्पेंड और मुकदमा दर्ज करा के जेल में भेजने की हिम्मत अब चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के पास है। तभी अन्य अत्याचार अपने आप रुक जाएंगे। उसके लिए आपको और मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। मैं, असलम भाई, हमारे सब साथी जब दिन रात मेहनत करेंगे, गांव-गांव में निकलेंगे और लोगों को समझाने का काम करेंगे, लोगों को बताने का काम करेंगे, लोगों को भाईचारा बनाने का काम करेंगे, तब बहुजन समाज में एकजुटता आएगी। कुछ गलतियों को जब हम माफ करना सीखेंगे, छोटी छोटी बातों को, विवाद को हम लोग घर में निपटाना सीखेंगे, तब जाके कुछ चीजें अच्छी बनेगी। मैं आपको, जितने साथी यहाँ पहुंचे, अब मैं आपसे, अब तक तो मैंने वो बात की जो मुझसे कहा गया था कि इस पे बात करनी, अब मैं आपसे वो बात करना चाहता हूं जो मुझे करनी। लक्की और तमाम हमारे पुराने साथी, मैं उनको देख रहा हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इस हाल में खुश हैं जो आज का वर्तमान का हाल है? गोविंद, रजनी जो उधर बैठे, क्या खुश हो? जोर से बताओ, खुश हो? आपको क्या लगता है ये हालात कैसे बदलेंगे? बताओ। सरकार बदलने से हालात नहीं बदलेंगे। सरकार सिर्फ बदलने से हालात नहीं बदलेंगे। जब तक आप सरकार नहीं बनते तब तक बिल्कुल हालात नहीं बदलेंगे। मेरी बात को ये जाए और कोई और आ जाए, ये खेल तो 75 साल से चल रहा है। इस खेल में आपका क्या बना हुआ, आप अपने घर में जाके अपनी दीवारों से पूछना, तब आपको पता लगेगा। आप बाजार निकलते होंगे मेरे प्यारे साथियों, जिनकी शादियां घर में बच्चे हैं, जब आप घर से निकलते होंगे आपका बच्चा कहता होगा कि आज पिताजी मेरे लिए सामान लेके आना। आप उसको खुश करने के लिए कहते होंगे कि हाँ मैं लेके आऊंगा, लेकिन जब आप बाजार में जाकर उसकी कीमत आसमान छूती देखते होंगे तो आप पे सिर्फ अपने जज्बात को समझाने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता होगा। और जब आप वापसी में आते होंगे तो कोई छोटा मोटा सामान अपने बच्चे को बहलाने के लिए कब तक बहलाते जाते रहोगे, ये फैसला आपको करना है। ये लोकतंत्र है, जिसका वोट होगा उसका राज होगा, और वोट जिसके पास है, अगर उसने मेहनत से काम किया तो पहले भी इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े लोगों को, बड़ी बड़ी सरकारों को धूल चटाई गई है। मैं मुजफ्फरनगर के लोगों का धन्यवाद दूंगा। इस बार उपचुनाव में उन्होंने हमारी भरपूर मदद की, जी जान लगाया। मैं एक एक साथी का, यहां हमारे कर्नल साहब बैठे हुए हैं, मैं एक एक साथी का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने वहां मेहनत की। लेकिन रिजल्ट क्या कहता है आपने समझा? रिजल्ट ये कहता है कि अभी हमारे काम में कुछ कमी है, हमें पहले से ज्यादा काम करना। अगर हम चाहते हैं कि मुजफ्फरनगर में हमारी बात को सुना जाए, मुजफ्फरनगर में जुल्म जाती ना, मुजफ्फरनगर के लोगों को आगे बढ़ने के अवसर मिले, तो मुजफ्फरनगर के लोगों को कमर कसनी पड़ेगी।